नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम लोग नेटवर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट एक साथ कनेक्ट करके हम कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना सकते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर बेस्ड फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के लिए, जैसे कि राउटर, स्विचेस, मॉडेम, कौन कौन सी मीडिया यूज़ करते हैं डाटा को कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि हमारा गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में मीन्स वो मीडियम गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम हमारा वो मीडियम है जिसमें हम नंबर ऑफ़ या कहें कि गाइडेड मीडियम वो मीडियम है जिसमें हम वायर्ड कनेक्शन का यूज़ करते हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग हमारा गाइडेड मीडियम यूज़ होता है। हमने नॉर्मली हम लोग स्टेट केबल का यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। कास्टिंग क्या होती है और सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखी थी। बहरहाल हम लोग प्रेजेंट टाइम में हम लोग सेकेंड यूनिट की तरफ चल रहे हैं, और सेकेंड यूनिट हमारी OSI लेयर में जो हमारी सेकेंड लेयर है, यानी कि बात करें डाटा लिंक लेयर की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 सब लेयर होती हैं। एक आपकी LLC होती है और दूसरे की बात करें तो हमारी मैक लेयर होती है। इन दोनों को मिला के हमारा डाटा लिंक लेयर होता है, जिसमें से मैक लेयर का काम क्या था कि ये हमारे डिवाइसेस को ऑथेंटिकेट करता है या ऑथराइज़ करता है कि वो लैन के साथ कनेक्ट होके डाटा को रिसीव या ट्रांसफ़र कर सके। और LLC की बात करें तो LLC का जो हमारा काम था वो हमारा काम था कि वो एरर को कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है और फ्रेमिंग वर्क को कंप्लीट करता है। मैंने दोस्तों आप लोग को बताया था इस यूनिट में कि किस तरीके से एक चैनल को हम नंबर ऑफ़ चैनल में मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करके डिवाइड करते हैं। चैनल एलोकेशन स्कीम का यूज़ करके किस तरीके से उस डिवाइडेड चैनल को हम नंबर ऑफ़ कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, नोड्स को प्रोवाइड करते हैं। हमने कई सारे प्रोटोकॉल भी देखे, CSM देखा, CSMCD, CSMCA और अलोहा प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया। डाटा लिंक लेयर में दोस्तों जो LLC है वो फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है। और मैंने आपको बताया था कि फ्रेमिंग में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ बिट होते हैं उनको हम एक बंडल बनाते हैं, जिसका जो साइज़ है या तो वो 100 या 1000 बाइट्स होता है। यूनिट और एरर कंट्रोल की बात करें तो एरर कंट्रोल वो टेक्निक है जिसमें हम एरर को हैंडल करते हैं। एरर को हैंडल करने का मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि एरर जो है हमारा वो पर्टिकुलर जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है उसमें एरर है कि नहीं है, पहली चीज़। और अगर एरर है तो वो एरर किस लोकेशन पे है और कैसे उसको फाइंड करके हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो लास्ट टॉपिक था, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो हमारा टॉपिक था एलिमेंट्री डाटा लिंक प्रोटोकॉल, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था
कि एलिमेंट्री डाटा लिंक प्रोटोकॉल जो है वो हमारा दो टाइप का है। एक हमारा नॉइज़लेस चैनल के लिए और दूसरा जो है हमारा नॉइज़ी चैनल के लिए। और हमने देखा था किस तरीके से नॉइज़लेस चैनल के लिए सिंप्लेक्स और स्टॉप एंड वेट ARQ का यूज़ करते हैं, और नॉइज़ी चैनल के लिए हम स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव ARQ का यूज़ करते हैं। सिंप्लेक्स में क्या था कि इसमें ना एरर कंट्रोल हो रहा था ना ही फ्लो कंट्रोल हो रहा था। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉप एंड वेट की तो इसमें एरर कंट्रोल तो नहीं हो रहा था लेकिन फ़्लो को कंट्रोल किया जा रहा था। वहीं नॉइज़ी चैनल की अगर हम बात करें तो हमने स्टॉप एंड वेट ARQ देखा, गो बैक एन ARQ देखा और सेलेक्टिव रिपीट ARQ हमने देखा। और स्टॉप एंड वेट ARQ में हमने देखा कि किस तरीके से एक टाइम पीरियड के लिए वो वेट करता है और उसके बाद से अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो वो क्या करता है कि दोबारा से पूरे पैकेज को रीसेंड करता है। ठीक है ना। हम गो बैक एन ARQ में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर नंबर ऑफ़ पैकेट अगर 5 हैं या 4 हैं और अगर हमारा 2 नंबर का पैकेट लॉस हो गया तो वो दोबारा से 2 से लेके उसके आगे वाले जितने पैकेट हैं उन सबको रीसेंड करता था। और सेलेक्टिव ARQ की बात करें तो हमने देखा था कि किस तरीके से इसमें अगर नंबर ऑफ़ 1 पैकेट यानी कि अगर 2 पैकेट अगर लॉस होता है तो वो केवल 2 पैकेट को ही दोबारा से रीसेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी आपको बताया था कि हम ये जो हमारे 3 प्रोटोकॉल हैं, यानी कि स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव ARQ, इसको हम स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसको हम स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब हम आपको समझ में आएगा कि हम इन्हें स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल में यूज़ होती है वो है सीक्वेंस नंबर। ठीक है। तो हम सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें हेल्प किस में मिलती है सीक्वेंस नंबर का, कि अगर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर हमारा सपोज कीजिए कि सेंडर रिसीवर है, सेंडर ने अगर डाटा भेजा तो उसमें सीक्वेंस नंबर अगर 1 है तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट है यानी कि AC वो भी आपका 1 होगा। दूसरा डाटा जाएगा तो उसका सीक्वेंस नंबर 2 होगा और उसके ACK का भी सीक्वेंस नंबर आपका 2 होगा, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर पहला वाला थोड़ा लेट हो जाए और दूसरा वाला पहले पहुंच जाए तो सेंडर को ये कंफर्म हो जाता है कि पर्टिकुलर ये ACK पहले वाले पैकेट का है कि दूसरे वाले पैकेट का है। ठीक है दोस्तों। हमने सर स्टॉप एंड वेट गो बैक एन ARQ के, जिसको हम स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल कह रहे थे, उसको लेके हमने कुछ फार्मूले हैं और उस फार्मूलों को हम पहले देख लेते हैं, तब जाके हम आगे और न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टॉप एंड वेट सिंपल एंड अदर सिंपल स्टॉप एंड वेट के लिए एक आपका प्रोपागेशन डिले होता है। प्रोपागेशन डिले हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कैसे होता है वो देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है
और उनके बीच की दूरी में जो टाइम लगता है वो उसी को हम प्रोपागेशन डिले कहते हैं। यानी कि अगर हम एक तरीके से कहें तो जो अगर डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा पैकेट को सेंड करने में। यानी ट्रांसमिशन डिले जो है, प्रोपागेशन डिले जो है वो एक सेकेंड, जो हमारा प्रोपागेशन डिले है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, और जो हमारा प्रोपागेशन डिले है वो हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा होगी, समय टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर उसकी स्पीड तेज़ है तो उसका टाइम कम लगेगा। इसीलिए हमने जो टीवी का फार्मूला बनाया था डिस्टेंस, वो क्या था? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई थी। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ फार्मूले और हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि हमने प्रोपागेशन डिले निकाला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उसी तरीके से राउंड ट्रिप टाइम है जो कि 2 इंटू प्रोपागेशन डिले है। ठीक है ना? तो राउंड ट्रिप टाइम को हम 2 इंटू प्रोपागेशन डिले क्यों कह रहे हैं, आइए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग प्रोपागेशन डिले को 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम को 2 इंटू प्रोपागेशन डिले कैसे कह रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए फिर से दोस्तों मैं आपको फिगर के थ्रू समझाना चाहूँगा कि राउंड ट्रिप टाइम होता क्या है। ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, और ये उनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल है। राउंड ट्रिप टाइम क्या है कि सेंडर, एक सेकेंड, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। अब राउंड ट्रिप टाइम क्या है कि सेंडर से जो पैकेट गया यानी जो डाटा गया और रिसीवर से जो एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है ना, ये आपका हो गया डाटा। तो सेंडर से जो डाटा गया और रिसीवर से जो एक्नॉलेजमेंट आया, तो जो टाइम लगेगा उसी को हम राउंड ट्रिप टाइम कह रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें पता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको प्रोपागेशन डिले कहते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट आएगा तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, इसीलिए हम वहाँ पे उसको 2 इंटू प्रोपागेशन डिले हमने राउंड ट्रिप टाइम को मतलब राउंड ट्रिप टाइम के फार्मूले को हमने 2 इंटू प्रोपागेशन डिले से मैनेज किया है, दिखाया है। इसके बाद से दोस्तों हमारा एक दूसरा फार्मूला है टाइम आउट का, और टाइम आउट का फार्मूला है 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम। याद रखिएगा दोस्तों, फार्मूले में कंफ्यूज मत होइएगा। टाइम आउट का फार्मूला क्या है? 2 इंटू राउंड ट्रिप टाइम। और अगर टाइम टू लीव की बात करें तो टाइम टू लीव का फार्मूला है 2 इंटू टाइम आउट। ठीक है? तो अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुछ भी वैल्यू देके कि आप राउंड ट्रिप टाइम, टाइम आउट और टाइम टू लीव को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन फार्मूलों का यूज़ करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल में क्या है कि सपोज कीजिए कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और जो हमारी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर जब हम यहाँ टीपी को कैलकुलेट करेंगे तो टीपी हमारा क्या होगा? 2 अपॉन
2 ये आपका मीटर है, ये भी आपका मीटर है, और सेकंड नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इनटू में आ जाएगा, ठीक है ना। हम 2 से 2 को काट देंगे और जो हमारा टीपी निकलेगा वो आपका आएगा 1 सेकेंड, ठीक है। और अगर टीपी हमारा 1 सेकेंड आ गया तो हमें पता है राउंड ट्रिप टाइम क्या है, 2 इंटू प्रोपागेशन डिले, यानी कि जो हमारा RTT होगा वो हमारा 2 हो जाएगा 2 सेकेंड। उसके बाद से जो टाइम आउट है वो T इंटू राउंड ट्रिप टाइम है, यानी कि जो हमारा TO है, जो हमारा TO है वो हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि 2 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, ध्यान दीजिए कि 2 इंटू RTT, तो हमारा जो राउंड ट्रिप टाइम है वो हमारा 4 आ जाएगा, टाइम आउट है वो हमारा 4 आ जाएगा। और जब हम टाइम टू लीव की बात करेंगे तो उसका फार्मूला है क्या है कि 2 इंटू टाइम आउट, तो 2 टाइम आउट 4 सेकेंड है, तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो TTL जो है वो हमारा 8 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में क्या है कि अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस प्रोवाइडेड है और वो हमसे राउंड ट्रिप टाइम, टाइम आउट और टाइम टू लीव अगर कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो हम इन फार्मूलों का यूज़ करके बड़ी ही आसानी से इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं दोस्तों, कुछ फार्मूले और हैं जिनको हमें ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें फिर पड़ती है आगे चल के। तो आइए देखते हैं हम उसको, एक सेकेंड। आइए देखते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टॉप एंड वेट ARQ में, इसमें सर सेंडर का जो विंडो साइज़ होता है उसको 1 माना जाता है, रिसीवर का जो विंडो साइज़ होता है उसको भी 1 माना जाता है, जो हमारा सीक्वेंस नंबर होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 + 2 होता है, यूज़र इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट होता है, डिस्कार्ड आउट ऑफ ऑर्डर्ड पैकेट होता है, पैकेट लॉस जो होता है वो रीट्रांसमिट पैकेट आफ्टर टाइम आउट, यानी कि पैकेट लॉस क्या होता है, जब पैकेट लॉस में क्या होता है कि जब टाइम आउट होता है तो दोबारा से पैकेट को लॉस किया जाता है, और एक्नॉलेजमेंट लॉस होने पे भी हम रीसेंड पैकेट आफ्टर टाइम आउट, यानी टाइम आउट होने के बाद भी पैकेट लॉस हो या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो, दोनों केस में हम जब पैकेट एक टाइम आउट पीरियड होता है और जैसे ही टाइम आउट पीरियड कंप्लीट होता है वो दोबारा से पैकेट को रीसेंड कर देता है, ठीक है दोस्तों। स्टॉप एंड वेट ARQ का जो इफ़िशियंसी है उसको कैलकुलेट करने का तरीका, फार्मूला जो है वो है 1/1 + 2a, ठीक है ना, जहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आपकी TP/TT है। क्या है दोस्तों, TP/TT। आई थिंक इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जिसमें हमें पता है कि TP का मतलब होता है आपका प्रोपागेशन डिले और TT का मतलब होता है आपका ट्रांसमिशन डिले, यानी कि A की वैल्यू क्या है, प्रोपागेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें गो बैक N की और सेलेक्टिव ARQ की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मैनेज होता है। गो बैक N ARQ की बात करें तो यहाँ पे सेंडर का विंडो साइज़ आपका n होता है, रिसीवर का विंडो साइज़ आपका 1 होता है, सीक्वेंस नंबर आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू n+1 होता है। चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कैन यूज़ बोथ कम्युनिकेटिव और इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट डिपेंडिंग ऑन एक्नॉलेजमेंट टाइमर, डिस्कार्ड्स आउट ऑफ ऑर्डर्ड पैकेट लॉस की बात करें दोस्तों तो ट्रैक बैक
n size from the last packet with the Windows limit to the lost packet and retransmit the data। एंड एक्नॉलेजमेंट लॉस की बात करें तो इफ़ नॉट रिसीव बिफोर टाइम आउट इंटायर विंडो एंड साइज इज़ रिसेंट। ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इफ़िशियंसी की, गो बैक NARQ की, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि गो बैक NARQ की जो इफ़िशियंसी है वो क्या है, n/1+2a। क्या है दोस्तों, n/1+2a। ठीक है, जहाँ पे सेम a की जो वैल्यू है हमारी वो TP/TT है। क्या है दोस्तों, TP/TT। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। इफ़िशियंसी क्या है गो बैक NARQ की, n/1+2a, और जहाँ a की वैल्यू है TP/TT। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों बात करें हम सेलेक्टिव ARQ की, किसकी बात करें दोस्तों, सेलेक्टिव ARQ की, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंडर का विंडो साइज़ है वो भी n है और रिसीवर का जो विंडो साइज़ है वो भी n है। सीक्वेंस नंबर की अगर हम बात करें तो ग्रेटर दैन इक्वल टू n+n है। यूज़ ओनली इंडिपेंडेंट एक्नॉलेजमेंट, कैन एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स, पैकेट लॉस जो है वो रिसेंट ओनली द लॉस्ट पैकेट आफ्टर टाइम आउट, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसेंट इफ़ नॉट रिसीव एक्नॉलेजमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे जो इफ़िशियंसी है सेलेक्टिव ARQ की वो क्या है, n/1+2a। ठीक है ना, यानी कि गो बैक NARQ की और सेलेक्टिव ARQ की दोनों की इफ़िशियंसी का फार्मूला वो आपका सेम है, और a की जो वैल्यू है वो सबके लिए कॉमन है, यानी कि a = प्रोपागेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले। ओके तो फ्रेंड्स, अब दोस्तों अगर हम बात करें एक बात की कि जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 2 टाइम्स n लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 2 टाइम्स यहाँ पे n लिखा हुआ है, और 2 टाइम्स n में आदमी हमें एक छोटी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई अगर 2 टाइम्स n लिखा हुआ है तो हम इस फॉर्मूले में इस n की जगह पे क्या प्लेस करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमेशा जो है हम सेंडर के विंडो साइज़ को कंसीडर करते हैं, रिसीवर के विंडो साइज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि रिसीवर का विंडो साइज़ मोस्टली हम क्या है कि जैसे कि जो सेंडर डाटा सेंड करता है उसी के पैकेट के हिसाब से हम कैलकुलेशन को करते हैं, और रिसीवर मोस्टली एक्नॉलेजमेंट ही सेंड करता है, इसलिए उसका टाइम सेम होता है, इसलिए हम सेंडर के विंडो साइज़ को ही हम कंसीडर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप कंफ्यूज मुझे होइए, अगर कहा जाए कि विंडो साइज़ सेंडर की 3 है और रिसीवर की विंडो साइज़ 4 है, तो आप जो सेंडर की विंडो साइज़ 3 है आप उसी को इस फार्मूले में रखेंगे। तो बहरहाल दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो मैंने 3 चीज़ें बताई, जो आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम फार्मूले जो न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम फार्मूले न्यूमेरिकल को लगाएंगे, अदरवाइज़ हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि अगर आपसे यहाँ पे थ्रोजपुट पूछता है तो थ्रोजपुट का जो फार्मूला है वो क्या है आपका, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, थ्रोजपुट का जो हमारा फार्मूला है वो हमारा क्या है कि इफ़िशियंसी
इनटू बैंडविड्थ। इफ़िशियंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये हमारे थ्रोजपुट का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा मत, जब भी आपसे थ्रोजपुट पूछे तो वहाँ पे आप इफ़िशियंसी अपॉन बैंडविड्थ के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक चीज़ कि कैसे हम ये इसका यूज़ करेंगे। वो 3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर स्टॉप एंड वेट ARQ है तो वहाँ पे जब पैकेट लॉस होगा तो सारे पैकेट को दोबारा से रीसेंड किया जाएगा। गो बैक एन ARQ है और वहाँ पे अगर पैकेट लॉस हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारे के सारे जो पैकेट लॉस हुआ है जिस सीक्वेंस नंबर का, उसको और उसके आगे के जितने पैकेट होंगे उनको हम दोबारा से रीसेंड करेंगे। और जो सेलेक्टिव ARQ है यानी सेलेक्टिव रिपीट ARQ है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर जिस सीक्वेंस नंबर का पैकेट हमारा लॉस हुआ है, केवल उसी सीक्वेंस नंबर के पैकेट को हम दोबारा से रीसेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और आपको क्लियरली समझाते हैं कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं या फॉर्मूले को लगा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सेलेक्टिव स्टॉप एंड वेट ARQ के ऊपर न्यूमेरिकल लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बार में जैसे कि एक सेकेंड दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के थ्रू लगाएं तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ARQ में हमने बताया था कि जो पैकेट हमारा लॉस होता है उस पैकेट को हम दोबारा से सेंड करते हैं। मतलब कि जो पैकेट हमारा लॉस हो गया तो हम पूरे के पूरे पैकेट को दोबारा से सेंड करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ हो गई हैं। गलतियाँ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पे ये इसकी जगह पे होगा हमारा सेलेक्टिव रिपीट ARQ। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका सेलेक्टिव रिपीट ARQ, तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल एवरी 4th पैकेट is lost and we need to send 10 packets. So how many transmission it took to send all packets? ठीक है ना, यानी कि कितने ट्रांसमिशन लगेंगे हमें इन सारे पैकेट को रीसेंड करने के लिए। सेलेक्टिव रिपीट है, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि इसकी जगह पे सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल है, गलती से यहाँ पे हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ 10 पैकेट, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ 10 पैकेट जो है हमें ट्रांसमिट करना है और हर चौथा पैकेट जो है वो हमारा लॉस हो जा रहा है, तो हमें ये फाइंड करना है कि 10 पैकेट को भेजने के लिए कितने नंबर ऑफ़ ट्रांसमिशन को यहाँ पे प्लेस करेगा। वैसे नॉर्मली अगर ये सेंड हो जाता तो नंबर ऑफ़ ट्रांसमिशन 10 टाइम होता, लेकिन चूंकि हर चौथा पैकेट लॉस हो रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 पैकेट लॉस हुआ है तो 4 को दोबारा से वो सेंड करेगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे 4 4 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ये हमारा जो 4 4 है इसको 2 बार लिखा गया है। उसके बाद से फिर हम काउंट करेंगे इस 4 से जो दूसरी बार भेजा गया है, और उस 4 से काउंट करेंगे तो हमारा चौथा पैकेट जो है वो 7 है। देखिए उसके नीचे वो सिंबल बना हुआ है, ये देखिए 7वां, और 7वां को जब हम दोबारा से रीसेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 जो है वो दोबारा से रीसेंड हो गया है।
ठीक है। उसके बाद से फिर इस 7 से अगर हम काउंट करें तो उसके बाद जो 10वां है हमारा, ये हमारा अगला चौथा पैकेट है। तो यहाँ पे 10वें को हमने दोबारा से रीसेंड किया है। तो इस तरीके से देखो तो हमारा चौथा, 7वां और 10वां इन 3 पैकेट को हमने दोबारा से रीसेंड किया है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या होगा 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10, यानी कि हमने 4 7 और 10 को दोबारा से रीसेंड करने की हमें ज़रूरत पड़ी है। तो नंबर ऑफ़ 10 पैकेट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीट्रांसफ़र करने में नंबर ऑफ़ टोटल काउंट जो है वो आपका 13 जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि नंबर ऑफ़ मतलब 13 टाइम ट्रांसमिशन यहाँ पे टेक प्लेस लेगा कि 10 पैकेट्स को सेंड करने के लिए। ठीक है। इसके बाद से दोस्तों जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे है, जब हम गो बैक NARQ में आते हैं। आइए देख लेते हैं इसको भी कि इसको हम कैसे कर रहे हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन लिखा है कि गो बैक 3 इफ़ एवरी पैकेट इज़ लॉस्ट एंड वी नीड टू सेंड 10 पैकेट्स, सो हाउ मेनी ट्रांसमिशन आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो 3 है यानी n की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 3। और मैंने आपको बताया था कि गो बैक n में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ अगर 4 पैकेट हैं और अगर 2 लॉस हो गया तो इस 2 के आगे के जितने पैकेट हैं सबको दोबारा से रीसेंड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि n की वैल्यू 3 दे दी गई है तो ये जो पैकेट लॉस हो रहा है, जो पैकेट हमारा लॉस हो रहा है उसको लेके आगे के 2 और जोड़ के यानी केवल 3 पैकेट को, यानी सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 1 पैकेट और होता तो वो इन 3 पैकेट को ही दोबारा से रीसेंड करता, बाकी और किसी को रीसेंड नहीं करता। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट वो सेंड कर रहा है और हर 5वां पैकेट लॉस हो रहा है और गो बैक n की जगह 3 है, यानी कि जो 5वां पैकेट लॉस हो रहा है उसको लेके उसके आगे के 2 पैकेट यानी कि टोटल 3 पैकेट को वो दोबारा से रीसेंड यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा 5वां पैकेट लॉस हो रहा है तो हमने 5वें के नीचे ये साइन लगाया है और जो उसके आगे के 2 पैकेट हैं यानी कि डेल्टा, उसके 7 उसके नीचे हमने डेल्टा लगाया है और 5 6 7 को मिला के हमारे 3 पैकेट होते हैं जिसको वो दोबारा से रीसेंड करेगा दोस्तों। ठीक है ना, क्या करेगा, इन्हीं 3 पैकेट को वो दोबारा से रीसेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और दोबारा से 5 6 7 को उसने रीसेंड किया। एक यहाँ 5 6 7 है और एक उसके बाद 5 6 7 है, उसको दोबारा से रीसेंड किया उसने। ठीक है। और फिर से वो काउंट कहाँ से करेगा, इस 6 से, और जब वो 6 से काउंट करेगा तो उसके बाद अगला का जो उसका 5वां पैकेट होगा वो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि अगला जो है वो आपका जो अगला पैकेट जो लॉस होगा वो आपका कौन सा होगा, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ हम देख रहे हैं किस तरीके से 5 6 7 को और इस 5 6 7 को वो दोबारा से रीसेंड कर रहा है। लेकिन उसके बाद से हम काउंट क्या करेंगे, इस 5 के आगे से, यानी 1 2 3 4 5, यानी जो 7वां है वो दोबारा से हमारा लॉस हो रहा है। तो 7वां के बाद जो हमारा तीसरा पैकेट है, दूसरा तीसरा पैकेट है वो 9 है, तो अगली बार वो 7 8 9 को दोबारा से रीसेंड करेगा। ठीक है ना। तो आप देखिए 4 5 6 7 5 6 7, ठीक है ना, 7 8 9 और फिर से आपका 7 8 9, इन तीनों को उसने दोबारा से रीसेंड किया। और उसके बाद से इस 7 से अगर हम देखें तो अगला 5वां पैकेट हमारा है 1 2 3 4 5, यानी कि 9 हमारा अगला 5वां पैकेट है जो कि हमारा लॉस होगा। और चूँकि इसके आगे कोई 10 के बाद कोई और वैल्यू नहीं है तो जो ये हमारा डेल्टा है
वो इसी 10 पे आके होल्ड कर जाएगा। जो हमारा डेल्टा है वो इसी 10 पे आके होल्ड कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, डेल्टा हमारा इसी 3 पे आके होल्ड कर जाएगा। तो अगर ये डेल्टा हमारा इसी 3 पे आके होल्ड कर जाएगा, इसी पे आके होल्ड कर जाएगा, क्योंकि भाई 10 के आगे और वैल्यू नहीं है। ठीक है, जब 10 के आगे और वैल्यू नहीं है और हमारा डेल्टा यहीं पे होल्ड हो जाएगा, तो आगे चल के जो हम पैकेट सेंड करेंगे वो केवल 9, 10 को ही हम दोबारा से रीसेंड करेंगे। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे भी 9, 10 है और उसके बाद हमने दोबारा से 9, 10 को जो है वो रीसेंड किया है। ठीक है, 9, 10 था, उसी 9, 10 को हमने दोबारा से रीसेंड किया है। तो इस तरीके से जब हम रीसेंड कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसमिशन जो है वो हमारा 18 यूज़ हो रहा है नंबर ऑफ़ 10 पैकेट्स को भेजने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि गो बैक 3, और जिसमें हर 5वां पैकेट लॉस हो रहा है। ठीक है ना, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि नंबर ऑफ़ 18 रीट्रांसमिशन वो कंसीडर कर रहा है पैकेट को, टोटल नंबर ऑफ़ 10 पैकेट्स को दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि गो बैक एन में देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि गो बैक एन में जो एन की वैल्यू है वहाँ वो दी होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम जो पैकेट लॉस हो रहा है उसको लेके उतने ही नंबर को हम दोबारा से रीसेंड करेंगे। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज जो है मत होइएगा, क्योंकि इसी में कंफ्यूज हो जाने से हमारा न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला हमारा पैकेट है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये हमारा सेलेक्टिव के ऊपर फिर से है। देखते हैं हम इसको। इन SRWS 5 एंड वी आर सेंडिंग 10 पैकेट्स। SR का मतलब सेलेक्टिव रिपीट, विंडो साइज़ 5, और हमने 10 पैकेट को सेंड किया है और एवरी 5 पैकेट लॉस हो रहा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ ट्रांसमिशन। तो आप देख रहे हैं कि सेलेक्टिव रिपीट ARQ में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ अगर 4 पैकेट हैं और अगर दूसरा पैकेट लॉस हो रहा है तो केवल दूसरे को ही रीट्रांसमिशन करेगा और किसी को रीट्रांसमिशन नहीं करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो हर 5वां पैकेट लॉस हो रहा है, तो जैसे ये पैकेट यहाँ लॉस हुआ तो हमने इसी 5 को दोबारा से भेज दिया। ठीक है ना, और इसके बाद से हमने काउंट किया यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, अगला पैकेट हमारा 9 है और तो हम 9 को दोबारा से रीसेंड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांसमिशन 2 टाइम्स, एक 5 हो रहा है, एक 9 हो रहा है, यानी 10 में 2 ऐड कर देंगे तो 12 ट्रांसमिशन जो है वो हमारा यहाँ पे प्लेस कर रहा है। मतलब कि सेलेक्टिव रिपीट में हमारा 12 नंबर जो है वो यूज़ हो रहा है आपके डाटा को सेंड करने के लिए। 12 ट्रांसमिशन जो है रीट्रांसमिशन यूज़ हो रहा है डाटा को सेंड करने के लिए। टोटल ट्रांसमिशन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 12। इसके बाद दोस्तों एक न्यूमेरिकल और है जो हम आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में आपका दिया है, इफ़ GBN सेंडर विंडो साइज इज़ 10, ठीक है, एंड ट्रांसमिशन टाइम 1 ms, प्रोपागेशन टाइम 4.9.5 ms, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोटोकॉल एंड थ्रूपुट गिवन बैंडविड्थ 1000। यानी आपको यहाँ पे विंडो की साइज़ दी है, ट्रांसमिशन डिले दिया हुआ है, प्रोपागेशन डिले दिया हुआ है और बैंडविड्थ दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें पता है इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, गो बैक एन का n/1 + 2a, ठीक है, जहाँ n की साइज़ वो 10 दिया हुआ है। ओके, a की वैल्यू मैंने अभी ऊपर आपको फॉर्मूले में बताई है कि a की वैल्यू आपकी क्या होती है, TP/TT, ठीक है ना। तो
तो टीपी की वैल्यू चूँकि 49.5 ms है और टीटी की वैल्यू 1 ms है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा ए कैलकुलेट होके निकलेगा 49.5। ओके। इफ़िशियंसी के फार्मूले में जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस फार्मूले में जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर यानी कि जो हमारी इफ़िशियंसी निकलेगी वो निकलेगी 0.1 या 10%। ठीक है। अब हमारे थ्रोजपुट का जो फार्मूला है वो फार्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़िशियंसी इनटू बैंडविड्थ। तो इफ़िशियंसी हमारी 0.1 आई है और बैंडविड्थ हमारी 1000 है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टाइम, हमारा थ्रोजपुट जो है वो 100 निकल के आएगा। इसी तरीके से दोस्तों स्टॉप एंड वेट ARQ का भी इफ़िशियंसी का फार्मूला है, और आपका सेलेक्ट टू रिपीट ARQ का भी इफ़िशियंसी का फार्मूला है। तो जो भी क्वेश्चन में इसकी जगह अगर सेलेक्टिव ARQ या स्टॉप एंड वेट ARQ अगर पूछ रहा है तो हम फार्मूले का यूज़ करके हम वहाँ पे उनके फार्मूले का यूज़ करके हम वहाँ पे उनकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, ए की वैल्यू सबके लिए कॉमन है, तो आप उसमें प्रोपागेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले, थ्रोजपुट की वे फार्मूला भी सबके लिए कॉमन है, यानी कि इफ़िशियंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है ना, तो ये दोनों सबके लिए कॉमन होंगे, बस जो चेंज होगा वो थोड़ा सा इफ़िशियंसी के फार्मूले में होगा। और उसके बाद से आप अगर इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से उसका आंसर निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।